Hello friends, welcome on Success Keys. Myself Ravina Bishnoi. Today we are discussing chapter 18 of the book Brief History of Modern India. पिछले चैप्टर 17 में हमने स्टडी किया था कि कैसे राइज होता है सोशलिस्ट लीडर्स का, ठीक है, स्वराजिस्ट, नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है, रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नो चेंजर्स एंड अदर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उस फेज के अंदर कौन सी होती हैं, ठीक है, एक मूवमेंट खत्म होने के बाद कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को जन्म देती है, कौन से लीडर्स उभर के आते हैं, भगत सिंह, आज़ाद, ठीक है, एंड क्या स्टैंड होता है उनका, उनकी क्या पॉलिटिक्स होती है, वो अपना स्टैंड कैसे चेंज करते हैं, कैसी उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, मेन उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, वो हमने पिछले चैप्टर में स्टडी कर लिया। आज हम स्टडी करेंगे साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बाद में। उसमें एक प्रोविज़न होता है कि हम एक हर 10 साल के बाद में एक ऐसी कमीशन बिठाएंगे, ऐसा एक कमीशन लेके आएंगे जो स्टडी करेगा कि गवर्नेंस के अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हैं और नए स्टेप्स क्या कर सकते हैं, जो कौन से नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमीशन आती है जो ऑल वाइट होती है, सभी उसमें यूरोपियन मेंबर्स होते हैं, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता। 7 मेंबर की ये कमीशन होती है जिसे नाम दिया जाता है साइमन कमीशन का, क्योंकि इनके जो चेयरमैन होते हैं सर जॉन साइमन। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर बनाई जाती है। किसकी प्रेसिडेंटशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप किसकी होती है वहाँ पे? स्टैनले बाल्डविन्स प्राइम मिनिस्टरशिप, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन के उस टाइम पे, ये आपको नाम याद रखना है, स्टैनले बाल्डविन्स, ठीक है। नवंबर 8, 1927 के अंदर ये बनाया जाता है कमीशन। अब कमीशन रिकमेंड करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ये रिकमेंडेशन उनको देनी होती है कि क्या इंडिया अभी रेडी है नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, और जो नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होंगे वो क्या होंगे, किस लाइन पे होंगे, क्या हमें उन्हें डोमिनियन स्टेटस देना है, क्या सेल्फ गवर्नमेंट देना है, क्या इंडिपेंडेंट, क्या हमें नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं वो हम देखते हैं कि ये 10 साल तो अभी उसको हुए ही नहीं है, उससे पहले ही ये आ चुकी है, ठीक है। तो 1929 में जब ड्यू थी, 1929 के अंदर आनी थी, तो ये 1927 में ये कमीशन बिठा ली गई, उससे 2 साल पहले बिठा ली गई और इंडिया के अंदर आ भी गई। उसका रीज़न क्या था कि पहले 10 साल का हुआ, उससे पहले ही इन्होंने क्यों बिठाया? क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का रूल होता है और उन्हें ये उनकी अवधारणाएं होती है, उनको ये पता ही होता है कि अब लेबर पार्टी का रूल आने वाला है और वो नहीं चाहते कि लेबर पार्टी के हाथ में ये जो रिस्पॉन्सिबल लेबर जो पार्टी के रूलर होंगे उनके हाथ में इतना जो हमारा इम्पोर्टेंट जो कॉलोनी है वो उनके हाथ में जाए, तो उनके जो फ्यूचर का फैसला है हम पहले ही कर देते हैं, ठीक है। तो वो कुछ कर ना पाए इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ली कमीशन और उनको, और साथ ही साथ जो पिछले जो 1919 की रिफॉर्म्स हुए होते हैं उनके अंदर काफ़ी इनको रिपोर्ट्स मिलती हैं इंडिया से डिफरेंट की, वो भी सही नहीं है, लोग उनको अपोज कर रहे हैं। जैसे कि एक ली कमीशन आती है कि वो बताती है कि जो ब्रिटिश राज है फेलियर हो रहा है क्योंकि वहाँ पे रिक्रूट नहीं कर पा रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स रिक्रूट। और एक आती है मुदिमन्स कमीशन की रिपोर्ट, वो बताते हैं कि भाई डायरकी हो रही है, बिल्कुल फेल हो रही है और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डेड लोग हो रहा है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। लिनलिथगो कमीशन एक रिपोर्ट देती है कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी क्राइसिस आ रहा है, वो काफ़ी वीक हो रही है, रेवेन्यू का हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर का कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, बहुत ही वीक हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब चाहिए था, ज़रूरी था कि कुछ नए रिफॉर्म्स लेके आए जाएं। तो कंजर्वेटिव जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया जो होते हैं लॉर्ड बर्किनहेड, वो उनके साथ कॉन्स्टिटेंटली टॉक होती है, उनके साथ बातचीत की जाती है। तो वो ये बोलते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो अभी तक इतने सक्षम नहीं हैं कि खुद वो कुछ बता सकें, कि कोई एक स्कीम लेके आ सकें कि आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे होंगे, तो वो तो अब हमें ही करने पड़ेंगे, ठीक है। वो कुछ बताने में सक्षम नहीं है, उनको कोई इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ना तो उनको नॉलेज है, ना वो इतने एलिजिबल है, ना उनके अंदर कैपेबिलिटी है, ना कॉम्पिटेंस है, तो ये हमें ही करना होगा। तो इन्हीं के कारण ही ये साइमन कमीशन आता है और इसमें सारे यूरोपियन मेंबर होते हैं, किसी इंडियन मेंबर्स को यहाँ पे इंक्लूड
नहीं किया जाता। अब इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, इंडिया काफ़ी नाखुश होता है, इससे इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है और सभी का एक साथ एक ही मत होता है यहाँ पे कि भाई इंडियंस को क्यों निकाला गया, अब हमारे फ्यूचर तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो, हमारा फ्यूचर हमें बताना होगा कि क्या रिफॉर्म्स मिलने चाहिए क्या नहीं मिलने चाहिए, तुम हमारा फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो डिसाइड अपॉन इंडियन फिटनेस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, कि कैसे देख सकते हो कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ मूव करना है, सेल्फ, और ये उनको ऐसे लगता है कि हमारी सेल्फ डिटर्मिनेशन को इन्होंने वायलेट किया है, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी इंडियन की उसको काफ़ी आघात पहुंचता है, हमारी इन्होंने पूरी इंसल्ट करके रख दिया, हमें इंक्लूड ही नहीं किया, मतलब इतना तक नहीं समझा, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहुंच सकते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, वाइसरॉय की काउंसिल के अंदर जा सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। कांग्रेस का रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस का एक सेशन होता है मद्रास के अंदर, दिसंबर 1927 के अंदर मीटिंग होती है, प्रेसिडेंट होते हैं यहाँ पे M.A. अंसारी, ठीक है। ये बिल्कुल बोल देते हैं कि हम बाइकआउट करें कमीशन का, हर एक स्टेज पे पूरी फॉर्म में कोई भी फॉर्म आ जाए कुछ, बिल्कुल हर स्टेज पे उसका बाइकआउट किया जाएगा, और एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, डिक्लेयर करते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब हमारा गोल है। ये यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा रोल है, अब सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अदर ग्रुप्स, अब दूसरे ग्रुप्स का क्या कहना होता है यहाँ पे, अदर ग्रुप्स जो होते हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट में होते हैं वो बाइकआउट करते हैं साइमन कमीशन का, कुछ जो लिबरल्स होते हैं हिंदू महासभा के, और जो कुछ मेजॉरिटी होते हैं मुस्लिम लीग के भी अंडर, जिन्ना के अंदर, वो भी यहाँ पे इसको सपोर्ट करते हैं कि बाइकआउट करेंगे हम। 2 सेशन बुलाए जाते हैं, मुस्लिम लीग के 2 सेशन होते हैं, एक तो होता है 1927 में जो जिन्ना जी लीड करते हैं। अब फ्रेंड्स इसको कमेंट मत कर देना आपने जिन्ना जी क्यों बोल दिया, राहुल गांधी ने जिन्ना जी बोला था तो इतनी एलिगेशंस हो गई थी मानहानि का, मेरे पे मानहानि मत लगा देना, बिकॉज हम स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री को। तो यहाँ पे जिन्ना जी यहाँ पे एक पॉलिटिकल फिगर थे, इनका नेशनलिस्ट स्टैंस था काफ़ी हद तक, बाद में ये चेंज भले ही हुआ बट ये कोई नहीं था कि बिल्कुल ऑल टुगेदर इन्हीं के करने पे, इन्हीं के होने पे सब कुछ ये हुआ था। हर किसी की सोच अलग अलग होती है, हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें उस जो कम्युनल स्टैंस पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे जिन्ना जी का स्टैंस होता है कि 2 सेशन होते हैं यहाँ पे 1927 में, जो फर्स्ट सेशन जिन्ना जी लीड करते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि हमें साइमन कमीशन को अपोज करना चाहिए। दूसरा मुस्लिम लीग का सेशन होता है लाहौर के अंदर, जिनको यहाँ पे लीड करते हैं मोहम्मद शफी, ये सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट का कि हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। अदर जो कुछ यूनियनिस्ट होते हैं पंजाब के, जस्टिस पार्टी और साउथ के अंदर होती हैं, और यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब के अंदर वो चाहती है कि हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए कमीशन का। तो देख सकते हैं कि ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग अलग है। मुस्लिम लीग का एक फेस तो कह रहा है, जो जिन्ना के सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि करना चाहिए, जो यहाँ पे मोहम्मद शफी के सपोर्टर हैं वो करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। यूनियनिस्ट और जो जस्टिस पार्टी है साउथ की वो भी सरकार के साथ है। अब पब्लिक रिस्पॉन्स इसमें क्या आता है, एक कमीशन, जब यहाँ पे कमीशन आती है 3 फरवरी 1928 में यहाँ पे कमीशन के मेंबर लैंड करते हैं बॉम्बे के अंदर, तो पूरा कंट्री वाइड यहाँ पे हड़ताल ऑर्गेनाइज होती हैं, मास रैलीज होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे बॉक्स में लिखा गया है कि अंबेडकर जी का क्या स्टैंस होता है यहाँ पे साइमन कमीशन के लिए। तो यहाँ पे बॉम्बे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं वो अंबेडकर जी को एक कार्य करती हैं कि आपको यहाँ पे साथ में मिलकर करना है साइमन कमीशन के, और यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मतलब कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे एक यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द प्रोविंसेस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए प्रोविंसेस में, मतलब उनकी पूर्ण स्वायत्ता होनी चाहिए प्रोविंसेस को, मतलब इस टाइम अभी जो स्टेट्स हम बोलते हैं उनको पूरे स्वायत्ता। और डायरकी जो होती है वो है सेंटर पे, डायरकी एट द सेंटर। अगर ऑन द बिहाफ ऑफ बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये इन्होंने एक सभा बनाई होती है फॉर डिप्रेस्ड क्लास को डेवलपमेंट करने के लिए, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। यहाँ पे ये बात करते हैं कि सेफ गार्ड होने चाहिए डिप्रेस्ड क्लासेस के, उनके बिहाफ पे ये बोलते हैं कि भाई साइमन कमीशन में वो बात रखते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस को कुछ सेफ गार्ड देने चाहिए, उनको अच्छी नौकरियां मिलनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको एजुकेशन में आगे स्तर मिलना चाहिए। और यहाँ पे अंबेडकर यहाँ पे बोलते हैं कि नो लिंक द डिप्रेस्ड क्लासेस। अब यहाँ पे आप डिप्रेस्ड क्लासेस को लिंक मत कीजिए हिंदू कम्युनिटीज के, क्योंकि ये तो हमें हिंदू मानते ही नहीं है।
हमें बहुत निचला हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, हमें ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे अंबेडकर जी इसको अपना लीड करते हैं, डिप्रेस क्लासेस के एक लीडर होते हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल स्टैंड दिखाते हैं साइमन कमीशन के मेंबर्स को कि डिप्रेस्ड क्लासेस हैं क्या, आखिर उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, अनटचेबल, हमें हिंदू हमें माना नहीं जाता, हमारे साथ बहुत ही बुरा यहाँ पे व्यवहार किया जाता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी, हमें माइनॉरिटी के अंदर है, हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हमें सरकार के अंदर आने की ज़रूरत है, हम एजुकेशनली बहुत ही बैकवर्ड हैं, हमारा सोशल एनस्लेवमेंट किया जाता है, हमें यहाँ पे एक मजदूरों की तरह यहाँ पे स्लेव बना के दास्ता का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे ऐसा किया जाता है। तो अंबेडकर जी यहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए डिप्रेस्ड क्लासेस को, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे आपने मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया वहाँ से वैसे आप डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दो, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि हमें रिजर्व्ड सीट मिले डिप्रेस्ड क्लासेस को, और एक यूनिवर्सल, मतलब अगर अब जैसे कि अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, सभी को वोट देने का अधिकार होगा, तो ये जो लीडर्स हैं कुछ हमारे हक के बारे में सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि अब अगर वोट देने का तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये हमारे भले में कुछ करेंगे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस होना हमें ग्रांट कर दीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट कर दीजिए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, और एजुकेशन के अंदर हमें काफ़ी एडवांसमेंट मिलनी चाहिए डिप्रेस्ड क्लासेस को, और एंट्री होनी चाहिए हमारी पब्लिक सर्विसेज के अंदर भी। हमें यहाँ पे जैसे पहले इनकी एंट्री नहीं हो पाती थी, एग्जाम कहाँ से देंगे, पर अगर एंट्री हो भी जाए तो ये यहाँ पे लिया नहीं जाता, तो हमारी एंट्री कर दीजिए आप पब्लिक सर्विसेज के अंदर, ठीक है। अब साइमन कमीशन इस स्टैंड पे क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे मान लेते हैं बात कि आपको रिजर्व्ड सीट दी जाएंगी डिप्रेस्ड क्लासेस को, बट यहाँ पे एक शर्त रख देते हैं कि जो आप यहाँ पे जो मेंबर्स जो यहाँ पे उठ के आएगा, ठीक है, जो कैंडिडेट होगा, जो पार्ट करेगा इलेक्शंस में, उसको कौन चुनेगा, उसको किसका समर्थन प्राप्त होगा, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस का, ठीक है। मतलब कि जो गवर्नर चाहेगा उसको यहाँ पे मेंबर बनाएगा, ठीक है, वो इलेक्शंस लड़ेगा यहाँ पे। तो मतलब ऑल टुगेदर यहाँ पे बहुत गलत बात ही इन्होंने कहेगी कि मतलब जो सरकार के हक में होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हम क्योंकि डिप्रेस्ड क्लासेस का यहाँ पे अंबेडकर जी ने फिर वहाँ पे बिल्कुल इस मांग को मानने से इनकार ही कर दिया, क्योंकि एक तो पहले हम गुलाम बन रहे हैं यहाँ पे हिंदुइज्म के, और फिर हम गुलाम बन जाए यहाँ पे ब्रिटिशर्स के, ये क्या बात हो, ये हमें बोलेंगे तो मतलब हम तो फिर लाइफ टाइम इनके गुलाम बन गए ना। तो ये ऐसा नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे अगर हम पब्लिक ओपिनियन देखें तो उन्हें ब्लैक फ्लैग, काले झंडे से स्वागत किया जाता है साइमन कमीशन का। हड़ताल होती हैं, स्लोगन्स होते हैं, साइमन गो बैक, यूथ यहाँ पे यूथ देखते हैं कि काफ़ी पॉलिटिकल अच्छा एक्शन करते हैं, मिलिटेंट फ्लेवर थोड़ा सा इसमें ऐड हो जाता है। यूथ लीग्स और कॉन्फ्रेंसेस बहुत उसको, जैसे हम देखा था पिछले लेसन्स के अंदर कि यूथ लीग बनाते हैं, जैसे कि बाय दिस भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा, और ये अदर जो यहाँ पे लीग्स बनाई जाती हैं, और कॉन्फ्रेंस उन्होंने पीजेंट मूवमेंट भी करी थी, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, तो उनको काफ़ी फिलअप मिलता है यहाँ पे। नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जी एक लीडर बन के उभरते हैं यहाँ पे, और एक नई वेव पैदा करते हैं, एक नई लहर दौड़ जाती है यूथ के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर। यहाँ पे आप देखते हैं कि रेडिकल आइडियाज़ का यहाँ पे जन्म होता है, नई आइडियाज़ का यहाँ पे जन्म होता है, वो होता है सोशलिज्म का जन्म होता है। इमर्ज होते हैं जैसे कि नौजवान भारत सभा के जो ग्रुप है, ये ग्रुप, और वर्कर और पीजेंट पार्टीज जो होती हैं, हिंदुस्तानी सेवा दल जो कर्नाटका में होते हैं, इनका बहुत ही बड़ा इमर्जेंस होता है, ये बहुत ही उभर के उठती हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल रिप्रेशन, अब सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, लाठीचार्ज करेगी। सरकार ने लाठीचार्ज किया, जवाहरलाल नेहरू, जेबी पंत, यहाँ पे इनको मारा पीटा। लखनऊ के अंदर लाला लाजपत राय, हम देखते हैं लाठीचार्ज के बाद में उनकी डेथ हो जाती है, जो हमने पिछले लेसन के अंदर पढ़ा था। अब इम्पैक्ट क्या होता है साइमन कमीशन का नेशनल मूवमेंट के ऊपर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका दोहरा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले कि यहाँ पे नई रेडिकल फोर्सेस जो होती हैं वो डिमांड करती हैं कि अब हमें कंप्लीट, जैसे नेहरू जी बार बार बोल रहे थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, सुभाष चंद्र बोस भी यही बात करते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और हमें रिफॉर्म्स जो चाहिए वो सोशलिस्टिक लाइंस पे चाहिए, ठीक है। एंड वंस अगेन ये फोर्स करते हैं कि एक नई वेव लहर जोड़ जाती है मास एक्शन के लिए। चैलेंज, अब दूसरी एक दो फोल्ड होता है, दूसरा स्टैंड क्या होता है कि यहाँ पे जो चैलेंज जो बर्किनहेड ने दिया होता है कि इंडियन पॉलिटिशियन जो हैं वो कुछ एग्री करके आपस में मिलजुल के कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते। तो ये चैलेंज जो हमारे लीडर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए बना के दिखाएंगे। बहुत सारे पॉलिटिकल सेक्शंस और जो इंडियन की यहाँ पे अपनी यूनिटी दिखाते हैं, और ये जो चैलेंज है एक्सेप्ट कर लेते हैं। साइमन कमीशन आप देखते हैं कि कैसे ये बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसमें फैक्शन होते हैं, कौन कौन से अपने क्या क्या आइडियाज देते हैं, कौन से 14 पॉइंट, जिन्ना जी कौन से 14 पॉइंट रखते हैं, नेहरू जी क्या बोलते हैं, तो क्या ये रिपोर्ट होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। साइमन कमीशन अब अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, यहाँ पे कुछ की रिकमेंड देते हैं, 2 वॉल्यूम की यहाँ पे रिपोर्ट निकालते हैं मई 1930 के अंदर। ये प्रपोज करते हैं सबसे पहले कि डायरार्की को खत्म कर दो, ये बहुत गलत बात है।
और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेके आओ प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है, जिसको कुछ थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी होनी चाहिए। गवर्नर को की जो डिस्क्रिशनरी पावर है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर वो तो होनी चाहिए, गवर्नर के पास शुड हैव एक डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हेल्प डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, ठीक है। नंबर ऑफ जो मेंबर हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उनको इंक्रीज कर दो, थोड़े बहुत मेंबर बढ़ा दो। रिपोर्ट रिजेक्ट कर देती है कि पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल होगी एट द सेंटर, पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर, यहां पे इसको रिजेक्ट कर लगी, पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेंटर के लिए। एंड द गवर्नर जनरल है उसकी पूरी कंप्लीट पावर है, फिर यहां पे देख लीजिए पावर कुछ नहीं दे रहे हैं, गवर्नर जनरल की कंप्लीट पावर होगी, वो अपनी मेंबर्स को अपॉइंट करने की उसके पास पावर होगी, वो उनको कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा हाई कोर्ट के ऊपर, मतलब कि कोर्ट के ऊपर भी उनका कंट्रोल हो गया, पावर इन्होंने नहीं दी, कैबिनेट इनकी बनी रही है, ठीक है, तो पूरा ओवरऑल कंट्रोल हो गया यहाँ पे गवर्नर जनरल का। जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट हैं वो वैसे के वैसे बने रहते हैं, बल्कि उनको एक्सटेंड करने की बात कहते हैं कि उनको एक्सटेंड करो, सिख लेके आओ, एंग्लो इंडियंस इनके अंदर लेके आओ, ठीक है। एंड नो यूनिवर्सल, और ये कोई बात नहीं करते कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये एक्सेप्ट करते हैं कि फेडरलिज्म का आइडिया एक्सेप्ट करते हैं, बट अभी मतलब एक्सेप्ट तो करते हैं बट नॉट इन ए नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा फेडरल गवर्नमेंट जैसे कि हम अभी स्टेट के ऊपर अलग जो सरकार चल रही है वो पूरा स्वायत्त होकर अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ अभी नहीं आते, अभी भी ये चाहते हैं कि पूरा जो सेंटर का कंट्रोल बना रहे प्रोविंसेस के ऊपर, ठीक है। ये सजेस्ट करते हैं कंसल्टेटिव काउंसिल, एक कंसल्टेटिव काउंसिल बनाई जाए, ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए दोनों के, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस के और प्रिंसली स्टेट के, तो एक ऐसी काउंसिल बनाने की बात करते हैं। अब आप ये फ्रेंड्स ये समझ रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट पूरी हद तक यहाँ पे ब्रिटिश सत्ता के अधीन नहीं थे, इनको कुछ स्वायत्तता थी, ठीक है। तो ये उसके बाद में हम देखेंगे एक ऑल टुगेदर यहाँ पे भी एक अलग लड़ाई होती है, इनके अंदर एक अलग लहर दौड़ी, यहाँ पे एक ब्रिटिश जो अलग है, ब्रिटिश प्रोविंसेस ये अलग चल रहा है, यहाँ पे काउंसिल्स चुन के आ रही हैं, प्रोविंशियल काउंसिल्स बन रही हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके अंदर मेंबर जा रहे हैं, इनके अंदर कुछ अभी नहीं होता, इनके अंदर अभी राजा ही बैठे होते हैं। तो यहाँ पे बात की जाती है कि एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाए जिनमें इन दोनों के मेंबर उठ के आए, मतलब कि फिर यहाँ पे ब्रिटिश सरकार पूरा राज करना चाहती है इन प्रोविंसेस के ऊपर भी, ठीक है। बाद में देखते हैं कि बाद में नेशनल लेसन्स में आएगा कि प्रोविंशियल स्टेट अपनी अलग लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद में इनके जो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे जो लोग होते हैं, जनता होती है, इनकी एक ऑल टुगेदर अलग लड़ाई होती है। अब यहाँ पे दैट इज नो क्लियर फ्यूचर एंड कंसल्टेटिव कमेटी की बात करते हैं, और यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान, ठीक है, ये जो अभी हमारा जो आप पंजाब और जो पाकिस्तान के अंदर जो आ रहा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और बलूचिस्तान का एरिया जो मिला के बनता है पाकिस्तान के, उनको उनकी एक लोकल लेजिस्लेचर होनी चाहिए, वहाँ पे एक लोकल लेजिस्लेचर होनी चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के मेंबर को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए सेंटर के अंदर, ठीक है, जो पहले यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे एक लोकल लेजिस्लेचर लेके आओ और इनकी रिप्रेजेंटेशन करो सेंटर के अंदर। सिंध को सेपरेट कर दो बॉम्बे से, और जो बर्मा को हमने अनेक्स कर लिया था, भारत के अंदर मिला लिया था, उसको सेपरेट कर दो क्योंकि ये इंडिया का नेचुरल पार्ट नहीं है, ठीक है। इंडियन आर्मी को इंडियनाइज कर दो, उसके अंदर इंडियन मेंबर्स की तादाद बढ़ा दो, ठीक है, और इंडिया गॉट फुली इक्विप्ड, यहाँ पे इंडिया को इक्विप्ड कर दो। एंड ब्रिटिश फोर्सेज यहाँ पे इंडियन तो होंगी पर ब्रिटिश फोर्सेज फिर भी यहाँ पे रिटेन्ड रहेंगी। एंड यहाँ पे सेवरल इवेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बाद में देखते हैं कि रिपोर्ट का कुछ ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रह पाता क्योंकि बहुत सारे इवेंट रिकमेंडेशन इसके बाद में आते हैं, तो इसलिए कोई जो इन्होंने रिपोर्ट दी होती है इसके ऊपर कुछ ऐसा बनता नहीं है, कुछ ऐसा कोई स्टैंड इसके ऊपर नहीं लिया जाता। अब आती है नेहरू रिपोर्ट, जो सेकंड हेड था हमारा, जिन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो यहाँ पे जो सारी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि इन्होंने ये जो अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया होता है, तो ऑल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है फरवरी 1928 के अंदर, और एक सब कमेटी अपॉइंट की जाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, जो ड्राफ्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट किया जाता है, ये पहला मेजर अटेम्प्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ अ कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पहला अटेम्प्ट होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कुछ भी इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में बातें कही थी, आगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी हद तक हैं, ठीक है।
जैसे कि इस कमेटी के अदर मेंबर्स कौन से होते हैं? तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS एने, मंगल सिंह, अली इमाम, शुआब कुरैशी, GR प्रधान, ये इसके मेंबर्स होते हैं। सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ एक दो याद हैं तो ठीक है, बट मेन आपको चेयरमैन पता होना चाहिए। वो कौन है? मोतीलाल नेहरू, जिसके नाम पे ये नाम होता है इसका, नेहरू रिपोर्ट। ये फाइनलाइज्ड होती हैं अगस्त 1928 के अंदर। इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो मान ली जाती है, बस एक रिस्पेक्ट पे इसको नहीं माना जाता कि ये फेवर्ड करती है डोमिनियन स्टेटस को, कि बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, हमें डोमिनियन स्टेटस करना है अंग्रेजी सत्ता के अंदर रहते हुए भी। ठीक है, कुछ जो सेक्शन होते हैं जैसे कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो बात करते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कीजिए, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो नई अब रिकमेंडेशन इसके अंदर क्या होती है, नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या होती हैं कि कन्फाइंड इटसेल्फ टू द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर कन्फाइंड करती है अपने आप को, लिंक करती है ब्रिटिश इंडिया विद प्रिंसली स्टेट। यहाँ पे एनविसेज करती है कि फ्यूचर में अब ये ब्रिटिश इंडिया तक की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट अलग बात है, ये कन्फाइंड होती है, इनकी जो रिपोर्ट आती है कन्फाइंड होती है ब्रिटिश इंडिया। बाद में कहते हैं कि हम इसको लिंक कर देंगे प्रिंसली स्टेट के साथ ही फेडरल बेसिस के ऊपर, कि यहाँ पे डोमिनियन फॉर द डोमिनियन, अब अगर हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए तो उसके लिए ये रिकमेंडेशन देते हैं कि डोमिनियन स्टेटस होगा, किसकी लाइन पे होगा कि हमें सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन स्टेटस चाहिए, जिसमें एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो डिजायर्ड थी, हमारी इंडियंस का जो हमारा एक डिजायर था, हमारी एक विल थी, उसके विल के ऊपर ये बनाए, हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए जिसमें हमें रूल करने का अधिकार हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जाती है, यहाँ पे बात की जा रही है सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है, फिर वही स्वराज की बात की जा रही है, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारी। यहाँ पे ये रिजेक्ट करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट को, जो बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का पिछली बार में जो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे मुस्लिम्स को दिए थे, ये उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। इंस्टेड यहाँ पे ये डिमांड करते हैं कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जिसमें हम रिजर्वेशन दे देंगे मुस्लिम्स को सेंटर में भी और प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, जहाँ पे ये माइनॉरिटी में होंगे वहाँ पे इसको हम रिजर्वेशन दे देंगे, पर जहाँ पे मेजॉरिटी में होंगे वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होंगी। मतलब पंजाब और बंगाल के अंदर जहाँ पे ये मेजॉरिटी में वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होंगी इन प्रपोर्शन टू द मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये अब समझिए बात की ज्वाइंट इलेक्टोरेट और सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या। ज्वाइंट इलेक्टोरेट का बात है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी का मेंबर ही यहाँ पे मेंबर इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, उसको एक कम्युनिटी के मेंबर एक कम्युनिटी का मेंबर खड़ा होगा, एक कम्युनिटी का मेंबर ही जीत के आएगा, बट उसे वोट देने वाले सभी कम्युनिटी से हो सकते हैं, A, B एंड C कम्युनिटी से। तो ये हो गया ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ठीक है, इलेक्टोरेट मतलब वोट देने का अधिकार जो मतदाता हैं वो सभी कम्युनिटीज के होंगे, बट वहाँ पे यहाँ पे जो हम होंगे, यहाँ पे जो चुने जाएंगे, जो इलेक्शन लड़ेंगे वो किसी एक मतलब कि जहाँ पे मुस्लिम, जहाँ पे बात की जा रही है कि जहाँ पे मुस्लिम की माइनॉरिटी है तो वहाँ पे उस कम्युनिटी के मेंबर ही होंगे, और जो जीते जाएंगे वो भी उसी कम्युनिटी के मेंबर होंगे। बट सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर ऑल टुगेदर अलग बात होती है। सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर होता है, मान लीजिए मुस्लिम के लिए सेपरेट है तो मुस्लिम का ही, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी का ही मेंबर इलेक्शन के अंदर खड़ा होगा, मुस्लिम कम्युनिटी का मेंबर ही जीत के आएगा, और उसे जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर ही होंगे। ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अंदर हम देखा कि बात अगर मुस्लिम बहुल एरिया के अंदर या फिर वहां पे अगर बात की जा रही है ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अंदर, तो वहां पे वोट उनको मुस्लिम भी दे सकते हैं, हिंदू भी दे सकते हैं, सिख भी दे सकते हैं, पर मेंबर मुस्लिम का ही उठेगा और जीत के भी मुस्लिम ही आएंगे। ठीक है, अब बात की जाती है रिजर्वेशन की। ठीक है, जो अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दी गई है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं, जो हमारी अगर हम देखें कि लोकसभा के अंदर ऑल टुगेदर 24% ऑफ सीट जो है रिजर्व है SC और ST के लिए। अब ये SC और ST की बात हो रही है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात है, जैसे कि 84 सीट्स हैं SC को दी गई हैं, 47 जो सीट है ST को दी गई हैं। इन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे उनको सीट रिजर्व्ड कर देंगे। ठीक है, कि उनकी सीट इतने लोग चुन के आएंगे ही आएंगे, इतने लोग यहाँ पे बैठेंगे ही बैठेंगे, बट वहाँ पे क्या होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुन के आएंगे तो वहाँ पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा कि उनको कोई दूसरा वोट ही नहीं करता, मतलब SC ST को दूसरा कोई वोट ही नहीं कर सकता, वहाँ पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बात की जा रही थी ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट की।
एंड लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम प्रोविंसेस को डिवाइड करेंगे, ठीक है। बाद में हम देखते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर काफ़ी हद तक ये बाद में बनते भी हैं, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 19 फंडामेंटल राइट्स की इन्होंने बात की, जिसमें थे इक्वल राइट, वीमेंस को इक्वल राइट दिए जाएंगे, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता होगी, यूनिवर्सल सभी को वोट देने का अधिकार होगा, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे सेंटर पे भी एंड इन द प्रोविंसेस, ठीक है। जो गवर्नमेंट होगी सेंटर पे वो रिस्पॉन्सिबल होगी एंड इन द प्रोविंसेस आल्सो। अब द इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर, वो उसके अंदर 500 मेंबर होंगे, ठीक है। 500 मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हम बोलते हैं अभी लोकसभा, किसके बेसिस पे, अडल्ट सफरेज के बेसिस पे। 200 मेंबर होंगे सीनेट के, जो बोलते हैं राज्यसभा, जो इलेक्ट किए जाएंगे प्रोविंशियल काउंसिल से, ठीक है। हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव होगी उनका टेन्योर 5 साल होगा, और जो सीनेट का टेन्योर होगा यहाँ पे 7 साल, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हेड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को हेड कौन करेगा, गवर्नर जनरल, क्योंकि हम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, उसको हेड करेगा गवर्नर जनरल। अपॉइंट किया जाएगा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, बट यहाँ पे बात की जा रही है कि वो एडवाइस पे काम करेगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, और रिस्पॉन्सिबल होगा पार्लियामेंट में। जैसे पिछली बात की जा रही थी, यहाँ पे जो कमीशन आया था उसने बात की थी कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यहाँ पे बात की वो रिस्पॉन्सिबल होगा और एडवाइस पे कार्य करेगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर 5 साल का टेन्योर होगा, हेड की जाएगी इसे गवर्नर के द्वारा, और वो भी एडवाइस पे काम करेगा प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक है। फुल प्रोटेक्शन होगी कल्चर को, रिलीजन को बढ़ाने की, ठीक है, मुस्लिम्स को भी, एंड कंप्लीट स्टेट से रिलीजन को बिल्कुल दूर रखा जाएगा। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, रिलीजन को बिल्कुल दूर रखा जाता है, हम सभी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ना कि किसी एक रिलीजन को प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है। मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्सिव, अब मुस्लिम क्या रिस्पॉन्स देते हैं और हिंदू क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पे, कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्यों दी जा रही है। दिल्ली प्रपोजल एंड मुस्लिम लीग, दिसंबर 1927 के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम लीडर्स होते हैं वो दिल्ली के अंदर मिलते हैं, यहाँ पे मुस्लिम लीग का सेशन होता है उस टाइम पे, और वो 4 प्रपोजल रखते हैं, डिमांड यहाँ पे बात करते हैं कि इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, हमारी इन डिमांडों को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो ये जो प्रपोजल होते हैं एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1927 के अंदर, जिन्हें कहा जाता है दिल्ली प्रपोजल। अब ये प्रपोजल क्या होते हैं, ये प्रपोजल होते हैं कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट की जगह सेपरेट इलेक्टोरेट कर दो विद रिजर्व्ड सीट फॉर मुस्लिम, और मुस्लिम के लिए सीट्स भी रिजर्व्ड होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे दो मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब 1/3 मेंबर यहाँ पे दे दो। सो हमें से यहाँ पे इनको 25 मेंबर तो इन्हीं के उठ के यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो 33 मेंबर्स, ठीक है, 30 मेंबर अराउंड, तो यहाँ पे 30-35 मेंबर्स इनके, मतलब ये 1/3, मतलब कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा होगी ना। 1/3 रिप्रेजेंटेशन अगर इनको दे दो, 1/3 रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे कह रहे हैं, 1/3 जोन जनता हमारी उठ के आएगी यहाँ पे। एंड रिप्रेजेंटेशंस टू द मुस्लिम इन द पंजाब एंड बंगाल इन द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, और जो मुस्लिम और पंजाब के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होगी, पंजाब मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन जो होगी पंजाब और बंगाल पे, वो उनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ना कि ये होगी कि यहाँ पे पिछले में बात की जाएगी कि मेजॉरिटी पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे इनको ये बोल रहे हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के बेस्ड पे होगी। जो यहाँ पे ये बात करते हैं ये बहुत यहाँ पे गलत रखते हैं, जिसको बाद में कहते हैं कि मानने से भी मना कर दिया जाता है। फॉर्मेशन, इन्होंने 3 नए मुस्लिम बहुल राज्यों को बनाने की बात की है, कि सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर है, इन मुस्लिम बहुल राज्यों के बनाने की बात की जाती है, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। हिंदू महासभा की डिमांड, अब यहाँ पे जब अगर मुस्लिम कुछ मांग रहे हैं तो हिंदू भी कुछ मांगेंगे। हिंदू यहाँ पे क्या कहते हैं, अपोज करते हैं इन प्रपोजल को, कि ये जो नई मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है ये नहीं बनाने चाहिए। रिजर्वेशन जो सीट है मुस्लिम की मेजॉरिटी के अंदर पंजाब एंड बंगाल के अंदर, तो यहाँ पे ये इसको रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये डिमांड करते हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर को, ठीक है, मतलब कि सेंट्रल का पूरा कंट्रोल होना चाहिए प्रोविंसेस के ऊपर, ये यूनिटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, डेलिब्रेशन, आपस में बातचीत होती है। ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस की मुस्लिम लीग यहाँ पे देखते हैं कि आपस में डिसोशिएट हो जाती हैं और अपनी डिमांड पे ही टिकी रहती है कि हमें तो ये अपनी डिमांड बना रही है, हमारी रिजर्वेशन और सीट होनी चाहिए, मुस्लिम के लिए अपनी डिमांड्स पे टिकी रहती है। एंड यहाँ पे देखते हैं मोतीलाल नेहरू और अदर लीडर्स के अंदर अब डिलेमा आ जाता है। अब उनके साथ समझ में नहीं आती कि अगर हम हिंदुओं की बात माने तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम की बात माने तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, करें क्या। कंसेशन किया जाता है नेहरू रिपोर्ट के अंदर, हिंदू कम्युनलिस्ट के लिए क्या कंसेशन दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट के अंदर, कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट प्रपोज्ड एवरीवेयर। ये बोलते हैं कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा सभी की जगह पे, बट मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दी जाएंगी, जहां पे वो मिनॉरिटी में होंगे वहां पे उनको
रिजर्वेशन मिलेंगी, ठीक है। सिंध को डिटैच कर देंगे बॉम्बे के अंदर, पर जब हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा उसके बाद में। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया जाएगा वो यूनिटरी होगा, और जो रेजिडुअल पावर होगी सेंटर के, जो अभी भी है हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे यूनिटरी है, और जो रेजिडुअल पावर है अभी भी सेंटर के पास में ही है। अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय जिन्ना जी। अब जिन्ना जी कुछ अमेंडमेंट देते हैं कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आई ये बात, क्या कह दिया तुमने। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है कलकत्ता के अंदर 1928 के अंदर, और जिन्ना यहाँ पे 3 अमेंडमेंट करते हैं। पहला कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे दो आप मुस्लिम को सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर, वही बात दोबारा से दोबारा कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। रिजर्वेशन होनी चाहिए मुस्लिम्स की बंगाल एंड पंजाब के अंदर उनकी पॉपुलेशन के बेस पे, और यहाँ पे तब जब तक कि उन्हें मतलब कि आप बाद में चेंज कर देना भले ही आप, बट जब तक कि हमें अडल्ट सफरेज ना मिल जाए तब तक तो हमारी रिजर्वेशन होनी चाहिए पंजाब एंड बंगाल के अंदर, ठीक है। रेजिडुअल पावर प्रोविंसेस के अंदर होने चाहिए। एकदम से अलग बात करते हैं कि रेजिडुअल पावर प्रोविंस के लिए यहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे इनकी डिमांड नहीं मानी जाती। अब जिन्ना जी अपने ऑल टुगेदर 14 पॉइंट्स लेके आते हैं। जिन्ना जी जाते हैं वापस शफी के साथ हो जाते हैं कि हमें गवर्नमेंट का स्टैंड लेना, जो गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए, ये तो हमारा कुछ बात नहीं मानने वाले हैं कांग्रेस। तो मार्च 29 के अंदर ये अपने 14 पॉइंट्स डिमांड रखते हैं, बेसिस रखते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि यही जो इनके 14 पॉइंट होते हैं पूरा बेस बनते हैं आगे प्रोपेगेंडा ऑफ मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाने के लिए। प्रोपेगेंडा बन जाता है मुस्लिम लीग का 14 पॉइंट, और इन्हीं के पॉइंट्स के ऊपर ये टिके रहते हैं। और जब ये हमें अमान्य होता है कांग्रेस को, तो उसके बाद में विभाजन ही इसका एक निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर टू प्रोविंसेस। बार बार वही बात करेंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने और पावर होनी चाहिए ऑल टुगेदर प्रोविंसेस के पास। प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं होना चाहिए जब तक कि यहाँ पे उसको स्टेट्स पूरा पास ना कर दें। ऑल जो लेजिस्लेचर्स हैं और इलेक्टेड बॉडीज हैं उनकी एडिक्वेट, हर एक लेजिस्लेचर्स में इलेक्टेड बॉडीज में मुस्लिम की एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मुस्लिम्स की सर्विसेज के अंदर और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के अंदर ही। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी सेंट्रल लेजिस्लेशन, वही बात बार बार। इन किसी भी कैबिनेट, एनी कैबिनेट इन द सेंटर और प्रोविंसेस, कैबिनेट के मेंबर्स में चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट्स के अंदर हो, 1/3 मुस्लिम ही होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें, कोई भी बिल और कोई भी रेजोल्यूशन लेजिस्लेचर के अंदर पास नहीं हो सकता जब तक कि 3/4 ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी उसे पास ना कर दें। देखो कितनी अलग बात करें, 3/4 माइनॉरिटी कम्युनिटी उसे पास ना कर दे, ठीक है। एनी टेरिटोरियल कोई भी अगर टेरिटरी के अंदर चेंज किया जाता है, स्टेट्स को बढ़ाया जाता है, कुछ भी किया जाता है, बट वो यहाँ पे पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अफेक्ट नहीं करेगा। बस उनको तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उनमें कोई चेंज नहीं ला सकते हो। और हम सिंध को बॉम्बे से अलग करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर परवीन बलूचिस्तान जैसे हमने पहले इसकी सेंटर के अंदर यहाँ पे इनको लाने की बात की थी। एंड फुल रिलीजियस फ्रीडम होगी सभी कम्युनिटीज़ को। मुस्लिम के राइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, रिलीजन को, कल्चर को, एजुकेशन को, लैंग्वेज को, उनको पूरा प्रोटेक्ट किया जाता है। ये 14 पॉइंट रखते हैं और ये ऑल टुगेदर इसी पे अड़े रहते हैं लास्ट तक। अब नेहरू रिपोर्ट ये हम देखते हैं कि बिल्कुल अनसेटिस्फैक्टरी, कोई इसका औचित्य नहीं निकल जाता क्योंकि सभी यहाँ पे फैक्शंस में बढ़ जाते हैं। एक जो इन्होंने चैलेंज लिया था कि हम पूरे देश के लिए एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, वो इसमें असफल रहते हैं। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख कम्युनलिस्ट पूरे हैप्पी होते हैं नेहरू रिपोर्ट के। इसके साथ ही जो यंग मेंबर्स होते हैं कांग्रेस के, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो भी इससे नाखुश होते हैं क्योंकि ये ऑल टुगेदर बिल्कुल बैकवर्ड जाने की बात कह रहे हैं, सो डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना अलग गोल बना लेते हैं और ज्वाइंटली सेटअप करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, और बाद में अपनी अलग बनाते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेहरू रिपोर्ट की क्या रिकमेंडेशन थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, साइमन कमीशन, और उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना जी के 14 पॉइंट, ऑल टुगेदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड स्टडी करेंगे हम। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है उसके बाद में, एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।